हम हार जाएंगे तो पहले ही सरेंडर हो जाता था, अपनी सेना उना सब लेकर के उस राज्य का हिस्सा हो जाता था और उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता था। कोई रियासत दे दी जाती थी कि आप वहाँ जाइए, जिंदा रहिए, जीने खाइए। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपके राजा हम हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये सब कुछ क्लियर होता है कि अमित शाह क्या फैसला करेंगे। अमित शाह की चाणक्य नीति काम कर गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भीतर की बात लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। भीतर की बात में हम आपको एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिनों में आपको चौंका सकती है। अब इस चौंकाने वाली खबर में ऐसा है क्या, तो आपने हेडलाइन तो देख लिया होगा, लेकिन उस हेडलाइन के अंदर भी कई हेडलाइंस हैं। आपको बता दें कि शाह ने सूद ब्याज सहित नीतीश कुमार से असल के साथ साथ और क्या क्या लिया, वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो झंझावात था एनडीए के भीतर, वो झंझावात धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कई स्टेप में, कई स्टेज में काम करती है और कई स्टेज इसलिए रखे हुए हैं कि निगोशिएशन में आसानी हो। निगोशिएशन करने के लिए आपको डायरेक्ट अंतिम टेबल पर तक नहीं जाना पड़े। इससे होता क्या है कि चीज़ों को संभालने, समझने और अलग अलग जगह पर बातचीत के बाद फाइनल स्टेज में पहुंचने में आसानी होती है, जिसका फ़ायदा भी होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात लगभग 1 महीने पहले बताई थी, जब नीतीश कुमार वापसी किए थे। तो सीट शेयरिंग का समझौता क्या होगा, इस पर हमने एक मंथन किया था। हम दोनों ने आपको इस बात को समझाने का भरसक प्रयास किया था कि नीतीश कुमार के आने के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, कैसे सीट शेयरिंग का समझौता किया जाए, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा अपनी सीटें बरकरार रखना, क्योंकि इसके पीछे की कहानी आपको पता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 जीती हुई सीटें नीतीश कुमार के लिए छोड़ी थी। अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। 2019 में जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने गिफ्ट दिया था, उसे रिटर्न लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हमने आपको सीट शेयरिंग के समझौते में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 का तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 17 सीट से कम लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब 17 के बाद भी उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। दरअसल ये चुनाव किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं, किसी राज्य का नहीं, बल्कि देश में प्रधानमंत्री बनाने का है। और प्रधानमंत्री का चेहरा अगर एनडीए की तरफ से कहा जाए तो ये क्लियर है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री की होड़ में थे, उन्होंने भी, जैसे पहले आपने नहीं देखा, राजा महाराजा जो हैं एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, लड़ाई करते थे। अगर राजा को, दूसरे राजा को जिस पर चढ़ाई हो रही है, उसको लगता था कि हम हार जाएंगे तो पहले ही सरेंडर हो जाता था, अपनी सेना उना सब लेकर के उस राज्य का हिस्सा हो जाता था और उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता था। कोई रियासत दे दी जाती थी कि आप वहाँ जाइए, जिंदा रहिए, जीने खाइए। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपके राजा हम हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार ने सरेंडर करके अपनी सारी सियासत जो है, रियासत है, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के आदेश समर्पण कर दिया है। ये आपने देखा भी होगा, औरंगाबाद में उन्होंने कहा था अब कहीं नहीं जाएंगे। बिचवा महीने उन्हें चले गए थे, लेकिन अब आप ही के साथ रहेंगे। यानी कि उनका सरेंडर पूरी तरह से क्लियर है। दावा तो ये जरूर रहेगा जब तक सीट शेयरिंग का घोषणा नहीं हो जाता है कि हम 16 सीटों पर, 17 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अब ये सब कुछ क्लियर हो गया है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक पहुंचने से पहले आपको अमित शाह से भिड़ना पड़ेगा, अमित शाह के साथ टेबल टॉक करना पड़ेगा। और अमित शाह के फैसले को यदि आप नहीं मानते हैं तो विशेष परिस्थिति में आपको जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी के पास और मान के चलिए कि कमोबेश वही फैसला आपको मिलेगा जो फैसला अमित शाह ने कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये सब कुछ क्लियर होता है कि अमित शाह क्या फैसला करेंगे वो नरेंद्र मोदी को पता होता है। अगर उसमें कुछ बदलाव होना होता है तो पहले ही हो जाता है। अब सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी लिस्ट सौंपी और लिस्ट सौंपने के बाद उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि वो अमित शाह से मुलाकात कर लें। दिल्ली जाने के बाद मुलाकात नहीं करना और संजय झा को भेज देना,
ये कितना नागवार गुजरा होगा अमित शाह को, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। खैर, ये उन लोगों की इंटरनल बातें हैं, लेकिन इसके बाद जो नई इबादत, नई कहानी लिखी गई वो ये है कि हमने जो आपको बहुत पहले बताया था कि किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता होगा, कमोबेश उसी आधार पर अब ये सीट शेयरिंग का समझौता, जिसकी तस्वीरें धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं, नजर आने लगी हैं। चिराग पासवान कितना जरूरी हैं, ये उनके भीड़ से नजर आ गया होगा। कल भी हमने पंचनामा में ये बात बताने की कोशिश की कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और दोनों के सभाओं में जो भीड़ हो रही है उसे देख करके, खास करके यूथ कनेक्ट हो रहा है, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का क्रेज किस तरह से बिहार में चल रहा है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि हर हाल में नरेंद्र मोदी को बिहार की 40 सीटें चाहिए। हालांकि ये संभव बहुत मुश्किल से होगा, असंभव जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके लिए जो रणनीति बनानी पड़ेगी उसी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जहां एक तरफ अमित शाह की चाणक्य नीति काम कर गई, 6 सीट 6+1 का जो ऑफर दिया था चिराग पासवान ने, अपना डिमांड रखा था, उसमें से लगभग पहले राउंड की जेपी नड्डा से बात के बाद अंतिम राउंड की बातचीत जो हुई अमित शाह से, उसमें क्लियर हो गया है कि उन्हें 5 सीटें मिलने जा रही है और एक राज्यसभा की सीटें हैं। मतलब 6+1 की जगह पर 5+1 हो रहा है। तो फिर पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? तो पशुपति कुमार पारस ने दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर कर दिया है, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर प्रिंस राज का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा? तो ये मान के चलिए उनकी पार्टी का विलय एक तरह से अब भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है, और प्रिंस राज को एमएलसी बना करके बिहार में रखा जा सकता है। अब आप पूछिए कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था जिससे वो दिल्ली में रहें और आने वाले राजनीति में अपने पुत्र को स्थापित कर सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ और जगह सेटल करने का प्लान बना लिया है। ये तब होगा जब सरकार बन जाएगी नरेंद्र मोदी का, यानी चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके साथ भी लगभग बात फाइनल है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात साफ कर दिया है, जब संजय जायसवाल से मीटिंग होने के बाद वो बाहर निकले मीडिया से बात के दौरान, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमें हर हाल में बिहार की 40 सीटें जीतनी है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसका मतलब इनके साथ भी सब कुछ तय हो गया है। अब ये क्या तय हुआ है, तो जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिली हैं, प्लस एक उन्हें एक बार फिर से एमएलसी की सीट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और इस एमएलसी की सीट के बाद ये मान के चलिए कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। एमएलसी की सीट उनके सबसे करीबी और लगातार पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले माधव आनंद को दिए जाने की बात चल रही है। अब इसके आगे की बात आप समझिए। इसके आगे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है, उसको भी एक सीट देने की बात चल रही है। तो वहीं वीआईपी को भी छोड़ने की बात नहीं चल रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बातचीत कर रही है, और बातचीत के आधार पर उनका जो डिमांड है मुजफ्फरपुर की सीट, संभावना है कि मुजफ्फरपुर की सीट उन्हें दे दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में यदि बात नहीं बनती है तो खगड़िया की सीट देने की बात चल रही है। हालांकि खगड़िया भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहती है। खगड़िया के लिए एक बहुत ही मजबूत और आरएसएस से जुड़े हुए विवेकानंद वहां से पूरी तैयारी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस तैयारी को कहीं ना कहीं अब हवा भी दे चुकी है। और इन सारी बातों को लेकर के खगड़िया की सीट पर इसी तरह की बातें चल रही है। खगड़िया पहले भी लड़ चुके हैं मुकेश सहनी, जहां से चुनाव हारने को मिला था। अब आप कहिएगा कि क्या होगा, तो आपको पता है कि जो आरएलजेपी है, आरएलजेपी के अधिकांश सदस्य अपने अपने लिए रास्ता तलाश कर चुके हैं। बात चंदन की करें, चंदन कुमार की जो नवादा से हैं, या फिर सूरजभान सिंह के, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सूरजभान सिंह का परिवार इस बार चुनाव लड़ेगा भी तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा, या अंत समय में एक सीट दिया जा सकता है पशुपति कुमार पारस को। वो भी आप समझ लीजिए कि जब पार्टी रहेगी ही नहीं, पार्टी का विलय ही कर लिया जाएगा, तो फिर जरूरत भी उसकी
नहीं पड़ेगी। संभावना तो इसी की व्यक्त की जा रही है। अब अगली बात जो आप समझ लीजिए कि ये सब तो हो ही गया, उसके अलावे एक सीट और रिजर्व रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पृथ्वी माली हो या फिर विद्यापति चंद्रवंशी हो, इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही चुनाव लड़ाने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि बिना शर्त इन दोनों ने समर्थन किया है और इनका कोई डिमांड भी नहीं रहा है। यानी कि भीतर से जो बातें निकल करके आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी को सेटल कर लिया है। नीतीश कुमार की जो सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वापस दी थी, यानी कि उनको लड़ने के लिए अपनी 5 सीटें कुर्बान किया था, अब सूद ब्याज सहित वो सीटें नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वापस ले रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 10 सीट मैक्सिमम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, और 10 सीट के अलावे जो सीटें उनको मिलेगी भी तो उस पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से प्रयास कर लिया है कि नीतीश कुमार अब इधर उधर नहीं हो। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट दे दिया है। उनको उनका जो कहा जाता है कि गेट पास है वो मिल गया है। अब वो अपने उम्मीदवार तय करने शुरू भी कर चुके हैं। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा भी अब तैयारी कर चुके हैं, दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर के उनको सब कुछ फाइनल हो जाएगा। नीतीश कुमार के आने का इंतजार हो रहा है। नीतीश कुमार 11 या 12 को आ जाएंगे। उसके बाद से सीट शेयरिंग का जो ये घोषणा है ये भी हो जाएगा, और नई पोस्टर जो बनेगी एनडीए गठबंधन की वो भी लगभग डिजाइन कर दी गई है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं सूद ब्याज सहित नीतीश कुमार से अगला पिछला सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया है। यानी कि आने वाले समय में और कुछ भी नीतीश कुमार से लेना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी चूकेगी नहीं। अब एकमात्र मुख्यमंत्री की कुर्सी बची हुई है। अब इस देखना दिलचस्प होगा कि ये कुर्सी कब लेती है या इसके बारे में क्या करती है। ये सारी बातें अब देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रही है, सेटल कर रही है, वो साफ बता रहा है कि भीतर ही भीतर सब कुछ तय हो गया है। और भीतर की बात में हमने आपको जो बताने की कोशिश की, आने वाले समय में हमें पूरा उम्मीद है कि ये बातें जिस तरह से हमने बताई हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।